हम लोगों ने देखा था कि अगर गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड ये अपॉइंट नहीं है तो अवयस्क के लिए या अवयस्क के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहां तक कि जो रूल 5 था उसमें तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर आप इस तथ्य को जानते हैं कि वो जिसके विरुद्ध आप आदेश प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रतिवादी है, वो अवयस्क है, और इस तथ्य को जानते हुए आप क्या करते हैं, उसके विरुद्ध कोई आदेश प्राप्त करते हैं, तो आदेश तो लागू नहीं ही होगा, साथ ही खर्चे ये भी आपसे दिलाए जा सकते। क्योंकि जब आप इस तथ्य को जानते थे कि प्रतिवादी अवयस्क है, तो वादी के प्रार्थना पत्र पर या न्यायालय के ज्ञान में इस तथ्य को लाए जाने पर न्यायालय स्वयं अवयस्क के नाम में और उसकी ओर से काम करने के लिए गार्जियन ये अपॉइंट कर सकता था। तो आप न्याय मांगने गए, न कि आप कपट से तथ्यों को छिपाकर किसी के विरुद्ध कोई आदेश ये प्राप्त करने गए। तो नियम 5 कहता था यू मस्ट डिस्क्लोज इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट द माइनॉरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट और डिपेंडेंट, देन यू मस्ट डिस्क्लोज दैट फैक्ट। और अगर नहीं करेंगे आप तो आपको कोई लाभ तो नहीं ही होना है, नुकसान और हो सकते हैं। आपके पक्ष में आदेश हो भी गया तो भी उस आदेश का कोई मतलब या उस आदेश का कोई फायदा ये आपको नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होगा, आपको खर्चे और देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड इसका अपॉइंट होना जरूरी है इन केस ऑफ माइनर। अब कह रहा है कि आप अवयस्क की ओर से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अनुमति के बिना अवयस्क की ओर से कोई समझौता ये आपके द्वारा नहीं किया जा सकता, न तो डिग्री से पहले और न डिग्री के अंतर्गत। मीनिंग देर भाई आप अवयस्क के गार्जियन होंगे, आप अवयस्क के नेक्स्ट फ्रेंड होंगे, लेकिन आप विरोधी पक्षकार से डिग्री होने से पहले कोई समझौता कर लें और उस समझौते के अंतर्गत कुछ अवयस्क की ओर से स्वीकार कर लें और उस समझौते के आधार पर न्यायालय डिग्री पारित कर दे, ये नहीं होगा। यू मस्ट गेट द लीव ऑफ द कोर्ट बिफोर मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइज in any suit which has been filed by you for the minor or against the minor। आपको पहले न्यायालय की अनुमति ये प्राप्त करनी होगी। आपको मालूम है आदेश 23 पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, विड्रॉल, कंप्रोमाइज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और आपने यदि कॉम्प्रोमाइज किया तो हम लोगों ने रेस जुडिकेटा के समय पढ़ा था कि कॉम्प्रोमाइज जो डिग्री होती है वो न्यायालय के द्वारा दी गई है, ये सिर्फ औपचारिक तौर पर कहा जाता है, क्योंकि उस डिग्री के द्वारा जो कुछ निर्णित होता है वो न्यायालय ने निर्णय नहीं किया है, क्योंकि न्यायालय जब भी निर्णय करेगा गुणदोष पर करेगा। जिसकी गलती होगी
उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वो नुकसान दंड की सूरत में हो, वो नुकसान प्रतिकर की सूरत में हो, वो नुकसान क्षतिपूर्ति की सूरत में हो, वो नुकसान व्यादेश की सूरत में हो, किसी सूरत में। लेकिन जिसकी गलती है उसे नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, और जिसकी गलती नहीं है, जो निर्दोष पक्षकार है, वो अपने अधिकार को पाएगा। लेकिन जब समझौता होता है तो बोथ पार्टीज ये स्वयं सारे निबंधन, स्वयं सारे कंडीशंस, स्वयं सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इनको खुद तय करती है, और खुद तय करने के बाद न्यायालय के समक्ष उस समझौते को रखते हैं, और न्यायालय सिर्फ अपनी औपचारिक मुहर उस समझौते की डिग्री पर लगा देता है। इसीलिए समझौते की डिग्री पर ठीक है रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता है, क्योंकि वो गुणदोष इस पर पारित डिग्री इसी पर लागू होगा। तो समझौता ये डिग्री पारित होने से पूर्व ये भी हो सकता है, और एक आपने न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता कर लिया और उस पर डिग्री पारित हो गई, मानिए न्यायालय को भी इन नियमों की जानकारी नहीं थी, हालांकि यह संभव है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट न्यायालय को जानकारी नहीं थी, या कोई अन्य सूरत थी जिस सूरत को एस्टिमेट किया जाना इस स्तर पर संभव नहीं हो पा रहा है, कोई भी सूरत थी जिसमें डिग्री पारित हो गई। अब की ओर से ठीक है उस व्यक्ति द्वारा समझौता करके डिग्री पारित करा ली गई, और डिग्री जो पारित हुई उसके अंतर्गत कोई संपत्ति किसी वादार संरक्षक को या किसी वाद मित्र को मिलनी थी तो वो भी नहीं ली जा सकती, क्योंकि सीधे सीधे नियम 6 में कह रहा है कि अवेश की ओर से वाद मित्र या वादार संरक्षक को डिग्री के अधीन संपत्ति की प्राप्ति कैसे होगी, प्राप्ति के बाद उसने डैश लगा दिया, मीनिंग देयर बाय आगे वो इलेबरेट करने वाले हैं कि अवेश की ओर से वाद मित्र या वादार संरक्षक डिग्री के अधीन संपत्ति को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब सेंटेंस का जो नेचर निकल रहा है वो सेंटेंस का नेचर इसी प्रकार का आ रहा है, ठीक है। तो कहता है वाद मित्र या वादार संरक्षक न्यायालय की इजाजत के बिना न तो, और फिर डैश लगा देता। इसका मतलब वाद मित्र या वादार संरक्षक न्यायालय की इजाजत के बिना न तो, ये शब्द जो है एक लाइन में ये काखंड खाखंड दोनों के साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि डैश जब भी किसी शब्द से पहले लग जाएगा या किसी वाक्यांश से पहले लग जाएगा तो वो वाक्यांश शब्द उस वाक्यांश शब्द के नीचे लिखे सभी वाक्यों या शब्दों के साथ पढ़ा जाएगा, यही भाषा का नियम है, ठीक है। तो यहां डैश से पहले जो शब्द लिखे हैं वो यही लिखे हैं कि वाद मित्र या वादार संरक्षक न्यायालय की इजाजत के बिना न तो, ये डैश से पहले लिखे हुए हैं, डैश के बाद नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि आपसे दाहिनी ओर जो पढ़ेगा उसे बाद में कहते हैं लिखा हुआ, और जो आपसे पढ़ते समय बाईं ओर पढ़ेगा उसे पहले लिखा हुआ कहते हैं। आप कहेंगे ये बताने की क्या जरूरत है, ये बताने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कई चीजें आपको विस्मृत रहती हैं। जैसे कल के एक जूनियर से साहब ने पूछ दिया कि मृत्यु कितने प्रकार की होती है, अब बड़ी सामान्य बात है, लेकिन आप तो पूछना आप भी नहीं बता पाओगे। और जबकि जब कल्पेबल होमिसाइड आपको बताया गया तो कहा गया कि मृत्यु 4 प्रकार की होती है, नेचुरल, सुसाइडल, होमिसाइडल, कल्पेबल होमिसाइडल। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति मर जाएगा,
आत्महत्या कर लेगा, कोई किसी की मृत्यु कारित करेगा, होमिसाइडल है। और कल्पेबल होमिसाइडल, सदोष मृत्यु कारित की और सदोष है, दूसरे ने कारित की और सदोष कारित की, दूसरा कारित करे निर्दोष कारित करे, यह भी संभव है। जल्लाद कारित कर रहा है लेकिन निर्दोष कारित कर रहा है, सैनिक कारित कर रहा है लेकिन निर्दोष कारित कर रहा है। आप कारित कर रहे हो, सदोष कारित कर रहे हो, कल्पेबल होमिसाइड है। अभी कल्पेबल होमिसाइड दो भागों में बढ़ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड जो कि हत्या है। तो चीजें पता रहती हैं लेकिन मौके पर ध्यान ही नहीं आती, इसलिए सारी चीजें बताते हैं। तो डेथ से पहले जो लिखा है वो भाषा के नियमों के मुताबिक नीचे लिखे सभी शब्दों के साथ पढ़ा जाएगा। तो कहता न्यायालय की अनुमति के बिना वादमित्र या वादार संरक्षक डिग्री या आदेश के पूर्व समझौते के तौर पर, ठीक है, डिग्री या आदेश के पूर्व यानी पहले आप समझौता कर लो और फिर डिग्री के अधीन कुछ प्राप्त कर लो, नो, ये नहीं कर सकते आप, किसके? न्यायालय की इजाजत के बिना। मीनिंग देयर बाय न्यायालय की इजाजत से कर भी सकते हैं। इसका अर्थ यह भी निकला कि न्यायालय की इजाजत से आप कर भी सकते हैं। मजेदार था, कल हमारे साहब ने हमसे पूछा कि वो फला बात पर बताइए, हमने बताया, बोले तो हमने भी बताया। तो हमने कहा कानून तो एक ही है, वो चाहे आप बताओ चाहे हम बताए, वो तो एक ही रहेगा। या अब मन में तो मेरे यह है कि पूछ ले कि क्या आपकी इच्छा ये थी कि हम पहले गलत बताए फिर आप जो है बहुत साहब बनकर हमें सही बताओ, ठीक है, क्या आपकी इच्छा थी? भाई कानून तो एक ही है, वो चाहे आप बताओगे तो वही होगा और हम बताएंगे तो भी वही होगा। आप जब हमसे पूछ रहे हो तो फिर हम भी वही बताएंगे जो है, उसके अलावा हम क्या बता सकते हैं? ठीक है, तो दोनों बातें जहां पर लिखी हुई हैं कि न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं किया जाएगा, इसका मतलब न्यायालय की इजाजत से किया भी जाएगा, ठीक है ना। तो वादमित्र या वादार संरक्षक न्यायालय की इजाजत के बिना न तो डिग्री या आदेश के पूर्व समझौते के तौर पर और न अवयस के पक्ष में डिग्री या आदेश के अधीन, ठीक है ना, यह भी नहीं है कि आपने समझौता कर लिया, डिग्री हो गई, किन्हीं भी कारणों से न्यायालय की जानकारी में नहीं आ पाया कि अवयस्क है और आपने समझौता कर लिया है, उसके वादार संरक्षक या वादमित्र के तौर पर, और डिग्री या आदेश जो पारित हुआ वो समझौते के अधीन पारित हुआ और समझौते के अधीन आप कोई संपत्ति प्राप्त कर रहे हो, प्राप्त अवयस्क के लिए ही कर रहे हो, लेकिन नो डाउट जबकि आपने न्यायालय की इजाजत प्राप्त नहीं की और वो भी जानबूझकर, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा और वो कारण निश्चित रूप से अवयस्क के पक्ष में तो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अवयस्क के पक्ष में होता तो आप ये स्टिग्मा अपने सिर लेने को तैयारी क्यों होते? आप सीधे सीधे न्यायालय से इजाजत के लिए आवेदन नहीं करते हैं, और न्यायालय जब देखता कि अवयस्क के हित में है समझौता तो क्यों नहीं इजाजत दे देता? लेकिन आपने नहीं ली, मीनिंग देयर बाय ये समझौता डेफिनेटली अवयस्क के पक्ष में नहीं है। हो सकता आप मूर्ख हो इसलिए भी ना लियो, लेकिन मूर्खता की संभावना 1% है, 99% यही संभावना है कि आप अवयस्क के हित के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए ऐसा समझौता जो जानकारी में नहीं आ पाया और उसके अधीन डिग्री पारित होगी, उस डिग्री के अंतर्गत भी यदि आप कोई संपत्ति या कोई चीज अवयस्क के लिए प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली यह संपत्ति उस संपत्ति से कम होगी जो कि गुणदोष पर वाद का निर्णय होने की दशा में अवयस्क को प्राप्त होती। यदि ऐसा नहीं है तो विरोधी पक्षकार आपसे सब कुछ जानते हुए कि इस सब का कोई मतलब नहीं होगा अगर ये सारी बातें डिस्क्लोज हो गई, ऐसा करने को तैयार क्यों होता? तो सीधा उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि ना तो डिग्री से पूर्व और ना कोई डिग्री पारित होने पर आप कोई संपत्ति या कोई चीज अवयस्क के लिए प्राप्त करेंगे न्यायालय की इजाजत के बिना। हाँ, न्यायालय की इजाजत हो तो बात डिफर हो सकती है, और न्यायालय की इजाजत कैसे मिलेगी वो आगे वो बताएंगे, ठीक है। किसी भी धन या अन्य जंगम संपत्ति को अवयस्क की ओर से प्राप्त करेगा। धन या अन्य जंगम संपत्ति प्राप्त करने पर रोक लगी है
स्थावर संपत्ति प्राप्त करने पर रोक नहीं है। ठीक है, धन या अन्य जंगम संपत्ति प्राप्त नहीं करेगा। यही चीजें मार्के की होती हैं। ठीक है, यही पूछ दिया जाता है। अब मालूम पड़ा पूरा नियम आता है और बस यही नहीं आ रहा। और इसी को समझने के लिए बरसों लगा देने पड़ते हैं कानून में, अन्यथा सामान्य बातें सभी को पता होती हैं कि अवैध वादा संरक्षक के बिना और नेक्स्ट फ्रेंड के बिना मुकदमा नहीं कर सकता, और कोई भी अवैध की ओर से समझौता नहीं कर सकता मुकदमों में विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये तो सबको मालूम है। लेकिन समझौता करके क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? सारी संपत्तियां, संपत्तियों के सभी प्रकार। तो संपत्तियों के सभी प्रकार प्रतिबंधित हो ऐसा नहीं है, केवल धन या अन्य जंगम संपत्ति, क्योंकि धन भी जंगम संपत्ति ही है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसलिए उसने कहा धन या अन्य जंगम संपत्ति, क्योंकि धन जंगम संपत्ति का एक प्रकार है। धन ही जंगम संपत्ति होती हो ऐसा भी नहीं। तो कहता धन या अन्य जंगम संपत्ति अवैध की ओर से प्राप्त करेगा। कहता है जहां वादमित्र या वादार संरक्षक अवैध की संपत्ति का संरक्षक होने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, या ऐसे नियुक्त या घोषित किए जाने पर धन या अन्य जंगम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसी किसी निर्योग्यता के अधीन है जो न्यायालय को ज्ञात है, वहां यदि न्यायालय संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसे इजाजत देता है तो वह ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगा और ऐसे निर्देश देगा जिससे न्यायालय की राय में संपत्ति की दुर्व्यय से पर्याप्त रूप से संरक्षा होगी और उसका उचित उपयोजन सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अवयस्क का हित विधायिका ने किसी के भी हाथ में नहीं छोड़ा है सिवाय न्यायालय के, और इसके कारण से न्यायालय कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं हो जाएगा। न्यायालय के ऊपर इसलिए छोड़ा गया कि न्यायालय बाध्य है कानून के मुताबिक चलने को, और कानून वो नहीं जो न्यायालय बना लेगा। ठीक है, कानून लागू करने का काम न्यायालय का है, कानून वो जो विधायिका बनाएगी, और विधायिका के पास कानून लागू करने का अधिकार ये नहीं है। तो विधायिका को यह नहीं मालूम कि वो जो कानून बना रही है वो किसके केस में और कब लागू होगा, उसके पास वो लोग सामने नहीं है जिन पर उस कानून का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, अप्लाई करने का काम न्यायालय का है, और अप्लाई करके न्यायालय जो निर्णय देगा उस निर्णय को लागू कराने का काम सरकार का है, वो कार्यपालिका का है। ठीक है, तो तीनों ब्रांचेस बिल्कुल अलग है। न्यायालय को इसलिए सारी जिम्मेदारियां दी गई क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति नहीं। पहली चीज, और दूसरी चीज कि उसे वो लागू करना है जो यहां लिखा है, और जो कुछ यहां लिखा है वो उसने नहीं बनाया। इसलिए डेफिनेटली वो जो कुछ करेगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी, उसमें निष्पक्षता ये रहेगी। और फिर भी अगर गड़बड़ हो जाए किन्हीं भी कारणों से तो अपील, रिवीजन, ठीक है ना, उसकी रेमेडीज ठीक है। क्योंकि व्यक्ति जानबूझकर गड़बड़ न भी करे तो भी मानवीय क्षमता सब कुछ ठीक कराएगी, इसमें बड़ा संदेह है। मानवीय क्षमता से युक्त व्यक्ति सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, इसलिए अपील, रिवीजन, वो भी रेमेडीज दी गई। फिलहाल उन्होंने ये कहा कि अगर न्यायालय इजाजत देता भी है अवैध की ओर से संपत्ति प्राप्त करने के लिए वादार संरक्षक या वादमित्र को समझौते के अंतर्गत, तो अगर वो संरक्षक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं है, ठीक है,
या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त है, लेकिन अवयस्क के शरीर की संरक्षा हेतु नियुक्त है, उसकी संपत्ति की संरक्षा हेतु नियुक्त नहीं है। उसकी संपत्ति की संरक्षा हेतु नियुक्त ये भी होना चाहिए ना। ये माता पिता है, लेकिन किन्हीं भी कारणों से, ठीक है, नहीं माता पिता नहीं कहा, जहां वाद मित्र या वादा संरक्षक अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक होने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, या ऐसे नियुक्त या घोषित किए जाने पर धन या अन्य जंगम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसी किसी नियोगिता के अधीन है जो न्यायालय को क्या, वहां यदि न्यायालय संपत्ति प्राप्त करने के लिए इजाजत देता है, यानी केवल संरक्षक की बात कर, या तो संरक्षक की बात ऐसी है या वाद मित्र की बात ऐसी है कि वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं है या ऐसे नियुक्त है, किंतु किन्हीं भी कारणों से वो संपत्ति को प्राप्त करने में, ठीक है, निर्योग्य है, और वो निर्योग्यता न्यायालय को ज्ञात है। कहता है जंगम संपत्ति को प्राप्त करने की ऐसी किसी निर्योग्यता के अधीन है जो न्यायालय को ज्ञात है, वहां यदि न्यायालय संपत्ति प्राप्त करने के लिए इजाजत देता है, किसे, वाद मित्र या वादार संरक्षक को, तो वह ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगा, तो वो ऐसी सिक्योरिटी मांगेगा, ऐसी गारंटी मांगेगा और ऐसे निर्देश देगा जिससे न्यायालय की राय में संपत्ति की दुर्व्यय से संरक्षा होगी, यानी वो संपत्ति को नाश से बचाने के लिए, मिस एप्रोप्रिएशन इससे बचाने के लिए, दुर्व्यय, दुर्व्यय क्या है, चाट खा ली, ये दुर्व्यय है संपत्ति का, ठीक, आप कहीं लगाते हैं, उससे कुछ पैसा पैदा होता, उससे चाट खा लेते, बात समझ में आएगी, मूल तो बचाते, मूल ही नष्ट कर डाला, चाट खाया, एक उदाहरण दिया, दुर्व्यय से संरक्षा होगी और उसका उचित उपयोजन सुनिश्चित करेगा। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट दैट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वो सुनिश्चित हो, ये न्यायालय की जिम्मेदारी। तो अक्सर वो ये कर देते हैं कि बैंक में जमा करिए, ठीक है, 10 साल के लिए जमा कर दीजिए, केवल ब्याज आप निकाल सकेंगे, मूल कभी नहीं छू सकेंगे जब तक अवयस्क वयस्क ना हो जाए, इस प्रकार का निर्देश वो वहां देते हैं। कहता है परंतु न्यायालय वाद मित्र या वादा संरक्षक को डिग्री या आदेश के अधीन धन या अन्य जंगम संपत्ति प्राप्त करने की इजाजत देते समय कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी प्रतिभूति देने से उस दशा में अभिमुक्त कर सकेगा जिसमें ऐसा वाद मित्र या संरक्षक, यानी सिक्योरिटी नहीं भी मांगेगा न्यायालय वादार संरक्षक या वाद मित्र से उस समय जबकि वो अवयस्क की ओर से किए गए समझौते आदि में कोई जंगम संपत्ति प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और ऐसा कब हो सकेगा, जबकि समझौते के लिए न्यायालय ने इजाजत दे दी हो। इजाजत कैसे देगा न्यायालय, अगले नियम में आएगा, इजाजत नहीं दी तब तो प्राप्त ही नहीं करोगे, बात ही खत्म हो गई। प्राप्त होने की बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इजाजत मिल चुकी है, और अगर ऐसा है, और वाद मित्र या वादार संरक्षक कौन है, हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता, और डिग्री या आदेश कुटुंब की संपत्ति या कारोबार के संबंध में, ठीक है, डिग्री या आदेश कैसा है, हिंदू अविभक्त कुटुंब, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें अवयस्क का भी शेयर है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो जन्म लेगा, ठीक है, वो जन्म लेते ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, वेदर दैट इज मूवेबल, इमूवेबल और एनी बिजनेस, ठीक है, उसमें शेयर होल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदू अविभक्त कुटुंब की संपत्ति या कारोबार के संबंध में अगर कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें अवयस्क की ओर से वादार संरक्षक या वाद मित्र के तौर पर उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता वही संरक्षक या वाद मित्र के तौर पर काम कर रहा था, तो आप जब पढ़ेंगे हिंदू लॉ तो देखेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जितनी संपत्ति होगी या उसका जितना बिजनेस होगा वो सब कर्ता ही चलाता है। कर्ता कौन होगा वो एक अलग सवाल है, लेकिन कर्ता जो भी होगा वो उसी परिवार का होगा और वही सारी संपत्ति आदि का प्रबंधक होगा। और चूंकि संपत्ति
या तो हिंदू अविभक्त कुटुंब की है या व्यापार है हिंदू अविभक्त कुटुंब का, उसमें अवैध के हित के बारे में मुकदमा आया था। और संरक्षक कौन था? कर्ता। तो प्रतिभूति जो कि अवैध के लिए संपत्ति प्राप्त करने पर वादार्थ संरक्षक के वाद मित्र को देनी है, जिसके लिए न्यायालय आदेश कर सकता है, उसे देने से मुक्ति न्यायालय दे सकता है, किंतु अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से। इसका मतलब यह हो गया कि न्यायालय अवैध के मामले में कर्ता पर भी विश्वास नहीं कर रहा, जबकि वो संपत्ति जिसके शेयर के बारे में फैसला हुआ है उसका मैनेजर वही है, फिर भी शर्त लगाई कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस दशा में जबकि कर्ता स्वयं वादार्थ संरक्षक के वाद मित्र है, तब न्यायालय इस बात से छूट दे सकता है कि प्रतिभूति दी जाए। इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका अवैध के हित के लिए बेहद सचेत। विधायिका यह बिल्कुल नहीं चाहती कि अवैध का हित किसी प्रकार से विपरीत तौर पर प्रभावित हो। ठीक है, आगे कहता है अथवा अवैध का माता पिता है, क्योंकि संरक्षक तो माता पिता भी होते हैं। इवन माता पिता भी है तो भी अवैध की संपत्ति के लिए या तो प्रतिभूति अपेक्षित की जाएगी, करते हैं वहां माता पिता से भी, कहते हैं अंडरटेकिंग दो। ठीक है, अंडरटेकिंग दो, और साथ में ऐसे निर्देश भी देते हैं जो संपत्ति की दुर्व्यय से संरक्षा करें और उसका उचित उपयोजन हो, चाहे मां की ओर से आया हो या पिता की ओर से आया हो, कुछ भी हो। नॉर्मल कोर्स ये, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वहां सीआरपीसी 204 में कहता कि संबंध मामलों में संबंध और वारंट मामलों में वारंट, इट विल बी द जनरल प्रोसेस। लेकिन न्यायालय ठीक समझे तो वारंट संबंध मामलों में भी प्रथमता वारंट जारी कर सकेगा और वारंट मामलों में भी प्रथमता संबंध जारी कर सकेगा। तो उस समय हमने आपको बताया था कि ये लिखा ही है, हमेशा वहां वारंट मामलों में संबंध ही पहले जारी होता है। कारण ये है कि उच्चतम न्यायालय तक ये डिसाइड है कि भाई लिखा ये है ना, यदि आप उचित समझो तो संबंध मामलों में वारंट कर सकते हो और वारंट मामलों में भी संबंध कर सकते हो। तो वारंट मामले में संबंध न करने के लिए क्या ऐसा मौजूद था जिसकी वजह से आपने उचित समझा कि वारंट मामले में प्रथम बार वारंट कर दें? कुछ तो होना चाहिए था, क्योंकि वारंट एक कोरेसिव प्रोसेस है, एक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है। तो वो करने से पहले आप संबंध जारी करते। संबंध जारी करना आपने उचित क्यों नहीं समझा? इसका कोई कारण देंगे आप? एंड इफ यू हैव नो रीजन, तो क्या राजा हो गए हो, सम्राट हो गए हो? ठीक है, कि विदाउट एनी रीजन लिखा था बस इसलिए। तो जो शक्तियां आपको दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती है कि जब उन शक्तियों के प्रयोग का उचित अवसर हो तब आप उसका प्रयोग करें। अमेरिका के पास परमाणु बम तो गिरा देंगे ईरान पे, ठीक है, स्थिति वो नहीं है। रूस के पास परमाणु बम में तो गिरा देंगे यूक्रेन पे। हमारे पास परमाणु बम था तो जैसे हमला हुआ था, पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा था, गिरा देते उसी पे। तो ऐसा तो नहीं हुआ। शक्तियां होने का अर्थ ये तो नहीं होता कि शक्ति प्रयोग का उचित अवसर ना हो फिर भी आप पीले पड़े। तो लिखा है यू मे इशू द वारंट एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, इन केस ऑफ ए वारंट केस। तो अगर वारंट केस में आप वारंट पहली बार में जारी कर रहे हैं तो उसका कोई कारण तो बताइए। लिखा तो यह है इफ यू फाइंड दैट इट इज अ फिट केस। तो हाउ यू हैव फाउंड दैट इट इज अ फिट केस टू इशू द वारंट एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस? अगर आप ये नहीं बता सकते तो यू आर नॉट ए एम्परर, आप सम्राट नहीं है। कैसे जारी कर दिया? तो इसलिए आप वहां देखेंगे
कि वारंट केस में भी प्रथमता सम्मन ही जारी होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन क्योंकि सीआरपीसी कभी पढ़ी ही नहीं, इसलिए आप ये देते हैं कि जो यहां लिखा है किताबों में वो वहां चलता नहीं है। देखिए वहां 100% वही चल रहा है जो लिखा है, वहां पूरी शुद्धता के साथ वही लागू हो रहा जो यहां लिखा है। तो आगे कहता है, अब इसका माता पिता भी है तो भी उस प्रकार के निर्देश संपत्ति के उचित उपयोजन है तो दिए जाएंगे। अब कहता वाद मित्र या वादार संरक्षक द्वारा करार या समझौता कैसे किया जाएगा, व्हाट विल बी द प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने कहा कि न्यायालय की इजाजत लेंगे आप, क्योंकि न्यायालय की इजाजत के बिना तो कुछ होगा नहीं, और न्यायालय की इजाजत लेंगे आप तो इट इज नॉट ए मियर फॉर्मेलिटी, ये मात्र औपचारिकता नहीं है कि आप न्यायालय के समक्ष अनुमति के लिए आवेदन करेंगे और वो सम्राट बनकर, क्योंकि कोई भी शक्ति न्यायालय को इसलिए नहीं दी गई है कि न्यायालय की गरिमा की रक्षा हो, सॉरी न्यायालय की गरिमा की रक्षा हो इसीलिए दी गई है, पीठासीन अधिकारी की गरिमा की रक्षा हो, पीठासीन अधिकारी स्वयं देवता बन जाए इसलिए नहीं दी गई, वेदर दैट इज पावर ऑफ कोर्ट ऑफ, ठीक है, कंटेम्प्ट की ताकत हो, और ये बात कह दो कि तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे मिर्चें घुरस दी गई हो, तो किसी से लड़ा नहीं जाता, लेकिन वो लड़ ही जाए ऐसा भी तो होता है, वो लड़ ही गए तो लड़ी गए तब ये बातें याद दिलाई जाती हैं। ठीक है, बाकी लड़ा नहीं जाता, बाकी तो सुन लो क्या है, क्योंकि आपको अंततः उन्हीं की कलम से चाहिए। ठीक है, ये ठीक है कि जब बहुत लेवल पर झगड़ा पहुंच जाएगा तब फिर तो वही होगा जो लिखा है, लेकिन हर बार उस लेवल पर जाया नहीं जाता, इसलिए रूटीन वे में चलता रहता है। अदरवाइज कोई भी शक्ति न्यायालय को इसलिए नहीं दी गई है कि न्यायालय के तौर पर जो पीठासीन अधिकारी काम कर रहा है वो साफ देवता हो जाएं, ऐसी कोई ताकत नहीं है, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और ये 20 बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जब हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ बात की थी तो ये बातें आई थी सारी, कि कई बार ये भी होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई बार ये भी होगा कि अगर कंटेम्नर को हम सजा देंगे तो और ज्यादा घिन जाएगी, और ज्यादा घिन जाएगी, न्यायालय की और ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि जनता में यह संदेश जाएगा कि अपने लिए कह दिया तो बहुत अच्छे भाई, दूसरों के लिए कह रहे थे तब तुम्हारी जबान नहीं खोली। तो न्यायालय की गरिमा उसे मेंटेन करने के लिए कंटेम्प्ट की शक्ति दी गई, और अगर कई बार कंटेम्नर को हम सजा देंगे तो वो न्यायालय की गरिमा और भी ज्यादा गिरेगी, इसलिए उन मामलों में कंटेम्नर को क्षमा कर देना ही उचित होगा। जैसे अभी एक वकील साहब ने उनके ऊपर कुछ जूता चला दिया था, क्या किया था पिछले चीफ जस्टिस ने, ठीक है, तो कुछ कहा ही नहीं, ठीक है जाओ, अभी उन्होंने कह दिया था यू आर ए जुडिशियल सर्वेंट ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, यू आर नॉट जस्टिस, ठीक है, तो भी कहा कि ठीक है जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मत के हो सकते हैं, और हम भी हैं कि आप दुनिया के ऊपर नहीं हो गए। विधायिका का भी गठन सुप्रीम उससे संविधान से हुआ, कार्यपालिका का गठन भी संविधान से हुआ, और तुम्हारा भी गठन संविधान से हुआ है। ठीक है, और तीनों आर्गन स्टेट के, वेदर दैट इज जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया। आप केवल ये नहीं कह सकते साहब लेजिस्लेचर साहब अकाउंटेबल है, कार्यपालिका अकाउंटेबल, तुम नहीं हो अकाउंटेबल। तो ऐसी धारणा रखने वाले लोग हिंदुस्तान में बहुतायत से, तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए हर बार उस ढंग की बातें नहीं की जाती। तो न्यायालय को जो भी शक्तियां मिलती हैं वो इसलिए नहीं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने आप को योद्धा समझने लगे हैं, वो इसलिए दी जाती हैं कि वो एक निष्पक्ष आदमी माने जाएंगे, इसलिए दी जाती है। वो बिना किसी और झुके
ठीक है। हालांकि निष्पक्ष जो होता है वो तो सबसे कमीन आदमी होता है, क्योंकि निष्पक्ष कोई हो ही नहीं सकता। या तो सत्य के पक्ष में हैं आप, और या सत्य के पक्ष में पक्ष दो ही हैं। आप तय कर लीजिए आप किस पक्ष में। आप कहते हैं हम निष्पक्ष है, तो सबसे ज्यादा नीच आदमी आप ही हैं, ना सत्य के पक्ष में है ना असत्य के पक्ष में, तो धूर्त शिरोमणि है आप नीच शिरोमणि हैं। और आप देखेंगे भी व्यक्तिगत जीवन में जितने कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, ये नीचतम लोग हैं, नीचतम। उनमें अरविंद केजरीवाल सबसे प्रथम नाम है। वो बताते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, आजकल और पैदा हुए हैं, अभिजीत दीप के हो जाने कौन कौन। जो निष्पक्ष है वही सबसे कमीन है। और यही महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर कृष्ण ने बलराम से भी कहा कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता मांगने आए थे, तब तो तुमने कह दिया कि हम तो सब निष्पक्ष हैं, हम तो किसी की सहायता नहीं करेंगे। उस समय आपको चुनना चाहिए था ना कि धर्म का पक्ष कौन सा है, उसमें आपको खड़े होना चाहिए था ना। तो जब आप छोड़ भागी गए अपनी जिम्मेदारी से, तो युद्ध के अंत में इसको प्रभावित करने क्यों चले आए हो? भागी जाओ, अब काहे आ गए हो? और अब तुम्हें धर्म याद आ रहा है, उससे पहले तुम्हें धर्म याद नहीं आया, इसे कभी नहीं तुमने समझाया। आज तुम बताते हो तुम्हारा प्रिय शिष्य है, इसे कभी नहीं समझाया तुमने कि जब ये नीचताएं कर रहा था लगातार, तब एक बार रोकने का काम तुम्हारा भी था, रोकना चाहिए था, रोका तो नहीं। तो आज काहे कह रहे हो भाई? तो ये निष्पक्ष टाइप के लोग सबसे नीच होते हैं। न्यायालय के बारे में मान्यता ये को सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, इसलिए उसे शक्तियां दी गई। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को शक्तिशाली समझे। तो अगर कहा कि अवैध इसके बाद में इसके लिए समझौता है, कंप्रोमाइज न्यायालय की इजाजत से होगा, तो सीधी बात है न्यायालय को यह इजाजत तभी देनी चाहिए जब न्यायालय स्वयं को संतुष्ट कर ले कि समझौता किया जाना बाद में अवैध के हित में है, ठीक है ना। तभी यह इजाजत न्यायालय को देनी चाहिए। न्यायालय कैसे जाने? क्योंकि न्यायालय को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी कि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल देख ले और ये जान ले कि जो जो प्रपोज्ड कॉम्प्रोमाइज है वो अवैध के हित में बैठेगा। ऐसी कोई शक्ति न्यायालय को प्राप्त नहीं है। दैट इज व्हाई एक पूरी प्रक्रिया दी गई है कि पहली चीज, व्हेनेवर द guardian of the minor or next friend of the minor will file the application for the getting permission of the court, ठीक है ना। जब भी वो न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, तो उसमें इस बात का शपथ पत्र होगा, एफिडेविट फाइल करेंगे। कौन? वादार संरक्षक या वाद मित्र, कि उनकी अपनी दृष्टि में, भाई मेरी अपनी ही दृष्टि हो सकती है, आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है, जो आपको दिखता है वो हमें नहीं दिखता, जो हमें दिखता है वो आपको नहीं दिखता। और कोई भी व्यक्ति अपनी दृष्टि की ही बात कर सकता है, दूसरे की दृष्टि की नहीं। तो व्यक्ति से अगर दूसरे की दृष्टि की बात की जाए कि दूसरे की दृष्टियों से जो ठीक है वो आप बताएं, तो ये उसकी क्षमताओं के साथ अन्याय है। यही कहना उचित होगा कि आपकी अपनी दृष्टि क्या है संबंधित इशू के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन देंगे तो यू विल फाइल दैट एप्लीकेशन अलोंग विद दैट एफिडेविट, ठीक है, जिसमें यह वर्णित होगा कि आपकी अपनी दृष्टि में यह समझौता किया जाना अवैध के हित में होगा। और सिर्फ इतने पर नहीं रुके, उसके बाद क्या होगा कि if any pleader has been appointed by anybody for the presentation of the minor, ठीक है, अगर अवैध का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्लीडर नियुक्त है तो उसका सर्टिफिकेट प्लीडर का इस आशय का है कि उसकी अपनी राय में ये जो समझौता किया जा रहा है ये वाकई अवैध के हित में, ये सर्टिफिकेट भी होगा।
और आपको मालूम है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर आपने झूठा प्रमाण पत्र दिया है, उसके लिए भी सेक्शन था, झूठा प्रमाण पत्र दिया है, झूठे साक्ष्य दिए, सब पर कार्रवाई होगी। न्यायालय को स्वयं करने की ताकत होगी। 340 तो शायद 379 हो गई है, ठीक है, पहले 340 सीआरपी थी, जब शायद 379 बीएनएसएस, तो उसमें कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। तो सर्टिफिकेट भी देंगे, और सर्टिफिकेट और ये एफिडेविट देने के बावजूद न्यायालय को ये ताकत दी गई है कि इसके बाद भी न्यायालय इस तथ्य की जांच कर सकता है। ये नहीं कि बस फाइल कर दिया आपने और हमने साइन कर दिए, ये भी मैकेनिकल प्रोसेस है, ये भी मैकेनिकल प्रोसेस है। न्यायालय जुडिशियल ढंग से काम करेगा, न्यायिक ढंग से काम करेगा। न्यायिक ढंग से काम करना यही होता है कि हम खुद अपना दिमाग लगाएंगे। ये नहीं कि आपने कह दिया, आपने कह दिया, बस आप लोगों ने जो कह दिया वो हमने मान लिया। नो, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तो एफिडेविट, प्लीडर का प्रमाण पत्र, उसके बाद भी न्यायालय अपना दिमाग लगाएगा, और इसके बाद यदि पाता है कि हाँ प्रपोज्ड कॉम्प्रोमाइज अवैध के हित में है, तो फिर वो समझौते की इजाजत दे भी सकता है। और फिर अगर समझौता होता है तो उसके अधीन जो कुछ प्राप्त किया जाएगा वो सब कुछ अवैध पर बाध्यकर भी होगा और अवैध को प्राप्त हुआ माना भी जाएगा। कहता है कोई भी वाद मित्र या वादार संरक्षक अवैध की ओर से कोई करार या समझौता उस वाद के बारे में जिसमें वाद मित्र या संरक्षक की हैसियत में वह कार्य करता है, न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं करेगा, जो इजाजत कार्रवाइयों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित की जाएगी। और ये तथ्य स्पष्ट रूप से न्यायालय की कार्रवाइयों में अभिलिखित होगा कि उसने इजाजत दी न्यायालय ने संबंधित कार्य के लिए या नहीं दी, ठीक है ना, ये स्पष्ट रूप से अभिलिखित रहेगा। फिर कहता है उपनियम 1 के अधीन इजाजत के लिए आवेदन कैसे होगा वो बता रहा है। उपनियम 1 के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ यथा स्थिति वाद मित्र या वादार संरक्षक का शपथ पत्र होगा, ठीक है। हाउ यू विल अप्लाई, इन व्हाट मैनर यू विल अप्लाई फॉर द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। तो यू विल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, सपोर्ट उसे देंगे एप्लीकेशन को, कहा थे एफिडेविट, ठीक है, शपथ पत्र से। और यदि अवैध का प्रतिनिधित्व तो प्लीडर द्वारा किया जाता है तो प्लीडर का इस आशय का प्रमाण पत्र भी होगा कि प्रस्थापित करार या समझौता उनकी राय में अवैध के फायदे के लिए, ठीक है। प्लीडर भी इस बात का प्रमाण पत्र देगा अगर प्लीडर के द्वारा अवैध का प्रतिनिधित्व हो रहा है कि जो प्रपोज्ड कॉम्प्रोमाइज है वो अवैध के हित में। परंतु शपथ पत्र या प्रमाण पत्र में इस प्रकार अभिव्यक्त की गई राय न्यायालय को यह जांच करने से प्रवारित नहीं करेगी कि क्या प्रस्थापित करार या समझौता अवैध के फायदे के लिए है। आप कहें कि साहब उन्होंने समझौता, उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया और उन्होंने एफिडेविट दे दिया, बस बात खत्म हो गई, अब तो आप दीजिए इजाजत। नो, उसने कहा परंतु न्यायालय को इस तथ्य की जांच करने से प्रवारित नहीं करेगी कि क्या प्रस्थापित समझौता अवैध के हित में है। अब ये शक्ति न्यायालय को इसलिए नहीं दी गई कि वो खुद को मार ईश्वर समझ, मतलब ईश्वर की जगह माना जाता है उन्हें, लेकिन वो खुद को ईश्वर समझे तो वो ईश्वर नहीं हो सकते। कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता जो खुद को ईश्वर समझ रहा है, क्योंकि अगर आप खुद को ईश्वर समझ रहे हैं मीनिंग देयर बाय आप खुद को दूसरे से अलग समझ रहे हैं। एक सीधी बात, जब तक आप खुद को दूसरे से अलग नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को खुद समझ ही कैसे सकते हैं। खुद को आप खुद इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए आप अलग हैं, दूसरे हैं। अगर दूसरे नहीं है तो खुद या मैं जैसी बात ही कहां आ रही है, फिर तो मैं जैसी बात ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं है तो तू है, ठीक है ना। और अगर मैं और तू दोनों हैं तब तू मैं है, ठीक है ना। यही स्थिति है। अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं, मैं नहीं है तो तू नहीं हो सकता। कृष्ण के लिए मैं नहीं है तो तू नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कोई तू मैं नहीं है।
जिसके साथ मैं होगा उसी के साथ तू होगा। तो कोई ईश्वर ईश्वर नहीं हो सकता अगर वो खुद को ईश्वर मानता है। इसका मतलब फिर तुम दूसरों को ईश्वर नहीं मानते हो, जबकि सभी ईश्वर हैं। बस केवल इतनी बात हो सकती है कि किसी ने अपने परम, ठीक है, भगवत्ता के तत्व को पहचान लिया है और किसी ने नहीं पहचाना है। बस फर्क इतना ही हो सकता है, इसके अलावा ईश्वर तो सभी हैं, क्योंकि सब में ईश्वर का ही अंश है। ठीक है, तो न्यायालय अगर खुद को ईश्वर मान रहा है तब वो ईश्वर नहीं है, तब तो अहंकारी व्यक्ति है। ठीक है, वो ईश्वर दूसरों के द्वारा माना जाता है इसलिए क्योंकि वो निरहंकारी है। अच्छे पियो ऐसे होते हैं, उनका अरे आप भी बताइए, आप भी बताइए, बताइए भाई, हमें भी बताइए। हो सकता है आपकी बात ठीक हो, आपकी ठीक हो, हमें सुनाइए तो, बताइए तो, तब तो हम कुछ कर पाए। तो अहंकार नहीं चाहिए। तो इसलिए कहता है कि फिर भी न्यायालय को इस तथ्य की जांच करने से प्रभावित नहीं करेगा कि प्रस्थापित समझौता अवैध के हित में है या नहीं। ठीक है, फिर कहता वाद मित्र की निवृत्ति। अच्छा सॉरी, सबसेक्शन सब रूल 2, न्यायालय की इस प्रकार अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी करार या समझौता अवैध से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करणीय होगा। यह महत्वपूर्ण बात, शून्य नहीं होगा। यानी सारी कवायद करने के बाद सारा मामला अवैध के स्वयं के हाथ में छोड़ दिया। अवैध से भिन्न सभी व्यक्तियों के लिए यह समझौता शून्य करनी होगा। अवैध से भिन्न, इसका मतलब यह हुआ कि अवैध चाहे तो इसे मान ले, ठीक है, इस करार या समझौते को। जब वो वयस्क हो जाएगा, जब तक अवयस्क है तब तक तो मतलब ही नहीं है। जिस दिन वो वयस्क होगा उस दिन ये जो करार या समझौता किया गया था इस प्रकार के प्रोसेस के बिना, इस प्रकार के प्रोसेस से किया गया, तब अवयस्क को कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि न्यायालय की इजाजत से हुआ इसलिए सारी चीजें ठीक मानी जाएंगी, लेकिन न्यायालय की इजाजत के बिना हुआ तो अवयस्क, जब वयस्क हो जाएगा तो उसे दो विकल्प मिलेंगे, क्योंकि सिवाय उसके सभी के लिए शून्य करनी है, सिवाय उसके। इसका मतलब वो चाहे तो ठीक, सबके लिए ठीक, और अगर वो चाहेगा तो ये शून्य करनी है, उसे शून्य वो जब चाहे करा ले। ठीक है, अगर इस प्रोसेस के बिना हुआ, और यही आपसे पूछ लिया जाता है फ्री में कि शून्य होगा अथवा शून्य करनी, तो कहता है शून्य करनी है। ठीक है, फिर कहता वाद मित्र की निवृत्ति। अब जब नियुक्ति हो गई है तो रिटायरमेंट तो वाद मित्र का होगा ही। ठीक है, रिटायरमेंट वो खुद भी प्राप्त कर सकता है, उसे हटाया भी जा सकता है। तो हटाने आदि की प्रक्रिया क्या होगी उस संबंध में अब शुरू होगा। कहता वाद मित्र की निवृत्ति जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, आदिष्ट न किया जाए, वाद मित्र अपने स्थान में रखे जाने वाले योग्य व्यक्ति को पहले उपाप्त किए बिना और उपगत खर्चों के लिए प्रतिभूति दिए बिना निवृत्त नहीं होगा। यहां भी ताकत न्यायालय में ही दे, कहा जब तक न्यायालय अन्यथा आदिष्ट न करे। शुरुआत में उसने ये बात कह दी, और कानून इसी ढंग से लिखा जाता है। जब आप कानून को इस ढंग से लिखते हैं तो कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती हैं। कहने का ये तरीका बड़ा प्रभावी और बड़ा अच्छा माना जाता है, जब तक अन्यथा न्यायालय आदेश न करे। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय जो कुछ यहां लिखा है उसके अलावा कुछ कह रहा है, तब वो बात प्रभावी होगी। और अगर उसने कुछ और नहीं कहा तो फिर यह बात प्रभावी होगी। तो कहता है जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए, वाद मित्र अपने स्थान में रखे जाने वाले योग्य व्यक्ति को पहले उपाप्त किए बिना और उपगत खर्चों के लिए प्रतिभूति दिए बिना निवृत्त नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय इट विल बी द जनरल रूल। सामान्य नियम क्या होगा? सामान्य नियम यह होगा कि अगर वाद मित्र
निवृत्त होना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले एक योग्य व्यक्ति तलाशना होगा जो उसकी जगह काम कर सके। कहता है अपने स्थान में रखे जाने वाले योग्य व्यक्ति को उपाप्त किए बिना, ठीक है, उसी की जिम्मेदारी होगी। यू मस्ट फाइंड ए फिट पर्सन, ए सुटेबल पर्सन टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द माइनर। और अब तक जो खर्चे, ठीक है, आधार संरक्षक के रूप में आपने उपगत कर लिए हैं, अर्थात आपके ही कारण आप पर इंपोज हो गए, वो खर्चे उन्हें देने के लिए आप प्रतिभूति या तो दे दो और या सिक्योरिटी दो, और फिट पर्सन ढूंढ के लाओ, सुटेबल पर्सन, तब आप रिटायर होंगे। इट विल बी द जनरल रूल, ठीक है। लेकिन न्यायालय अन्यथा आदिष्ट भी कर सकता है, ठीक है। न्यायालय यदि अन्यथा आदिष्ट न करे तो यह पोजीशन रहेगी, अन्यथा अगर आदिष्ट करे तो जैसा न्यायालय आदिष्ट करेगा वैसा होगा, ठीक है। यहां भी हमेशा यह देखा जाएगा कि न्यायालय को जो शक्ति दी गई क्यों दी गई, इससे मनमानी पर रोक लगती है। जब ऊपर जाता है कि न्यायालय कर सकता था या नहीं, और लिखा यह कानून में कि जब तक न्यायालय अन्यथा आदेश न करे, तो अगर आप इसे शाब्दिक तौर पर पढ़ रहे हैं तब तो इसका अर्थ यह निकलता है न्यायालय जो चाहे तो आदेश करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये नहीं है। तो अर्थान्वयन की जो कला है, ये अर्थान्वयन के जो नियम है, वे तो ये कहते हैं कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जो विधायी आशय है उसके मुताबिक विधियों का निर्वचन ये होगा। तो देखना यह पड़ेगा कि यह क्यों लिखा विधायिका ने, न्यायालय अन्यथा आदेश न करे। ये इसलिए लिखा कि अवयस्क के हित को विपरीत रूप से एक क्षण के लिए प्रभावित न किया जा सके, ठीक है। आपसे कहा आप योग्य पर्सन ढूंढ के लाओ, उपाप्त करके लाओ, आप जो ढूंढ के ला रहे हो वो भी योग्य है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा योग्य हमें मिल गया, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा बढ़िया आदमी हमें मिल गया। अब हम तो साहब बंदे ही बैठे कि तुम जो ढूंढ के लाओगे वही अपॉइंट करें, तो ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये ताकत इस प्रकार दी गई मानी ही नहीं जा सकती कि इस ताकत के आधार पर अवयस्क के संरक्षक के तौर पर काम करने के लिए कोई अयोग्य व्यक्ति नियुक्त हो जाए। ये ताकत इस प्रकार दी गई कभी नहीं मानी जा सकती, अगर हम आदेश को या उपबंध को पूरी तरह पढ़ें और समझें, ठीक है। इसलिए न्यायालय विभिन्न बार, उच्चतम न्यायालय ये बताता है कि ये जो शब्द लिखे इनका अर्थ क्या लिया जाएगा, कहां, यहां पर जहां पर वो प्रयुक्त हुए, क्योंकि कहीं पर भी कोई शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं। शब्द अपने में नहीं बदलता लेकिन अर्थ बदलते हैं। हमने कई बार उदाहरण दिया, सबसे लोकप्रिय उदाहरण तो यही है कि राम नाम सत्य है, इसमें ना तो कुछ बुरा है, ठीक है, और ना ही यह असत्य है, ठीक है। ये दोनों ही, सारी बात ठीक है, लेकिन ये एक विशेष परिस्थिति में उपयोग होने वाले शब्द हैं, इसलिए इनका एक विशेष अर्थ आ गया है, और आप सामान्य स्थिति में अगर इनको उच्चारित करेंगे तो आपकी पिटाई होगी, ठीक है। अदरवाइज इनमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो यहां कहता है कि प्रतिभूति दिए बिना निवृत्त नहीं होगा, और फिर कहता है नए वाद मित्र की नियुक्ति के लिए आवेदन यह दर्शित करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा कि प्रस्थापित व्यक्ति ठीक है और अवयस्क के हित के प्रतिकूल उसका कोई हित नहीं है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, यह भी एफिडेविट आपको देना होगा नियुक्ति के लिए। जो आवेदन आएगा नए वाद मित्र के, उस नियुक्ति के आवेदन को एफिडेविट से सपोर्ट करना होगा कि वो एक ठीक आदमी है अवयस्क के वादार संरक्षक के तौर पर काम करने के लिए, और उसका कोई हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल नहीं है, यह भी देना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका उसका रिटायरमेंट।
फिर आगे कहता वाद मित्र का हटाया जाना। निवृत्ति कैसी थी? स्वैच्छिक थी। अब हटाया जाना, इसका मतलब अब दोषिता का सिद्धांत काम करना शुरू कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि जो ऊपर का स्थिति है वो निर्दोष स्थिति है, उसमें कोई दोष नहीं है, रिटायरमेंट है, यानी वो सहमति पर आधारित, ठीक है, हटना कहा जा सकता है। और अब दोषिता यह आधार होगा और एक असंभवता यह आधार हो सकता है। आधार तीन ही हो सकते हैं किसी भी काम के होने के, किसी भी काम के होने या न होने के तीन ही आधार हो सकते हैं, सहमति, दोषिता और असंभवता। जैसे वो तलाक के बारे में कहते हैं तीन आधार, ठीक है, विवाह विच्छेद के। असमाधेय भंग का सिद्धांत, विवाह का ऐसा भंग हो गया है कि उसका समाधान अब संभव ही नहीं। दोनों कहते हम तो इनकी फूटी आंख नहीं देखना चाहते। अब जब देखना ही नहीं चाहते तो फिर क्या करें? जिंदगी भर एक मृत रिश्ते को ढूंढने के लिए हम लोगों को विवश करें और एक दुखद और कष्टप्रद जीवन जीने के लिए विवश करें, इससे बेहतर होगा विच्छेद कर दिया जाए, ठीक है। तो एक असमाधेय भंग जिसका समाधान नहीं हो सकता, एक सहमति, भाई नहीं रहना चाहते, बात खत्म। होंगे बहुत अच्छे आदमी होंगे, दूसरों के लिए होंगे, हमारे लिए तो नहीं है। होता है बहुत अच्छे आदमी, आप वो भी बहुत अच्छे, हम भी बहुत अच्छे, लेकिन हम उन्हें पसंद नहीं करते, वो हमें पसंद नहीं करते, ठीक है। तो तब भी सहमति के आधार पर अलग अलग हो जाए, ज्यादा बेहतर है। फिर दोषिता, एक का दोष है इसलिए नहीं, तो तीन ही आधार हो सकते हैं। तो ऊपर उन्होंने कहा कि निवृत्ति, ये तो सहमति, हटाया जाना। अब यू हैव कमिटेड सम रॉन्ग, आपने कुछ गलत किया, दैट इज बाय द रिमूवल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, इट शुड बी डन। आपको हटाया जाना चाहिए। आप इस लायक आदमी नहीं हो कि बाइज्जत चले जाओ, आपको हटाया जाना चाहिए। हटाया जाना स्टिग्मा पैदा करता है, ठीक है। जब हम लोग अगर पढ़ते प्रसाद का सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन वो छोड़ दिया, ठीक है, दो ही तीन सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़े थे, एक प्रसाद का डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, प्लीजर, वो छोड़ दिया था प्रसाद का सिद्धांत, और दूसरा कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द स्टेट वो छोड़ दी थी, और जुडिशियल एक्टिविज्म ये छोड़ दिया था। तीन टॉपिक छोड़ दिए थे क्योंकि वो इतना ज्यादा वैसे ही हो गया था कि सभी को ऊब हो रही थी, तो इसलिए हमें भी हो रही थी, इसलिए जो है उसे छोड़ दिया था। तो वहां देखते कि अगर आप हटा रहे हो किसी को तो फिर प्रक्रिया वैसे ही हटाएंगे आप, क्योंकि हटाना ये स्टिग्मा पैदा करता है। हटाना अपने आप में ध्वनित करता है कि हटने वाले का कोई ना कोई दोष है जिस वजह से उसे हटाया गया, ठीक है। तो दोष ये अलग बात है। तो कहता है कि वाद मित्र का हटाया जाना, जहां अवयस के वाद मित्र का हित अवयस के हित के प्रतिकूल है, यह जहां उस प्रतिवादी से जिसका हित अवयस के हित के प्रतिकूल है उसकी ऐसी संसक्ति है जिससे यह असंभाव्य हो जाता है कि अवयस के हित की संरक्षा वह उचित रूप से करेगा, या जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता है, यह वाद के लंबित रहने के दौरान भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है, वहां वह किसी भी वहां या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से, ठीक है, उसके हटाए जाने के लिए आवेदन अवयस की ओर से या किसी प्रतिवादी द्वारा किया जा सकेगा, और यदि समनुदिष्ट हेतु की पर्याप्तता के बारे में न्यायालय का समाधान हो जाता है तो वह वाद मित्र के तदनुसार हटाए जाने के लिए आदेश कर सकेगा और खर्चों के संबंध में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। तीन ग्राउंड आ गए, उसका हित अवयस के हित के प्रतिकूल है, सारी सावधानियां बरतने के बावजूद वो नियुक्त हो गया, वो व्यक्ति जिसका हित अवयस के हित के प्रतिकूल था, सारी सावधानियां बरतने के बावजूद। हो सकता है या उसका स्वयं का हित तो अवयस के हित के प्रतिकूल नहीं है,
लेकिन कोई प्रतिवादी जिसका हित अवैध के हित के प्रतिकूल है, उसमें उसकी ऐसी संसक्ति है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, कोई और बात है, उससे उसकी ऐसी संसक्ति है कि जिससे यह असंभाव्य हो जाता है कि वो अवैध के हित की संरक्षा ठीक प्रकार से करेगा। ठीक है, असंभाव्य हो जाता है, हो सकता है फिर भी कर ले, लेकिन एक संभावना इस बात की नहीं, असंभाव्य हो जाता है। जो कुछ असंभाव्य वो नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी असंभाव्य हो जाता है कि वो अवैध के हित की संरक्षा ठीक प्रकार से करेगा। या उसने भारत में निवास ही करना छोड़ दिया, मैं भारत में निवास नहीं करता तो फिर आने में ही उन्हें दिक्कत होगी, या अन्य कोई भी पर्याप्त कारण है। इसका मतलब ऑल द रीजंस यहां पर समाहित कर लिए गए हैं। 3 मुख्य कारण हो सकते हैं, तो 3 मुख्य कारण उन्होंने मेंशन कर दिए, बाकी का अन्य कोई भी पर्याप्त कारण जिसकी पर्याप्तता के विषय में न्यायालय को विश्वास दिलाया गया है। ठीक है, तो कहता है कि कर्तव्य नहीं करता, या ठीक है, चौथा भी है कि वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं करता, यानी हित प्रतिकूल है, ऐसे प्रतिकूल हित वाले प्रतिवादी से उसकी संसक्ति है, भारत में निवास करना छोड़ दिया, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करता, या अन्य कोई पर्याप्त कारण है। ठीक है, तो संरक्षक को हटाए जाने के लिए आवेदन अवैध की ओर से भी आ सकता है या किसी अन्य प्रतिवादी की ओर से भी आ सकता है। और फिर न्यायालय समुनिर्दिष्ट हेतु की पर्याप्तता के बारे में, जो कुछ आप कह रहे हो वो कितना सच और सफिशिएंट है, उसकी जांच करने के पश्चात अगर न्यायालय का समाधान है कि हाँ वाकई ऐसा ही है, तो तदनुसार न्यायालय हटाने के लिए आदेश कर सकेगा, और खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। ये आपसे मेंस में उसमें भी पूछ लेते हैं, मित्र सूत्री में कैसे अपॉइंट होगा, ठीक है, समझौता कैसे होगा, अवैध के मामले में हटाया किन ग्राउंड पर जाएगा, ठीक है, और कैसे हटाया जाएगा, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, फिर कहता है जहां वाद मित्र इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक नहीं है, और ऐसे नियुक्त या घोषित संरक्षक द्वारा जो ये वांछा करता है कि वह वाद मित्र के स्थान पर नियुक्त कर दिया जाए, आवेदन किया जाता है, वहां की जब तक कि न्यायालय का उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे विचार न हो कि संरक्षक को अवैध का वाद मित्र नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, वह वाद मित्र को हटा देगा, और तब वाद मित्र होने के लिए उसके स्थान में आवेदक की नियुक्ति बाद में पहले उपगत खर्चों के संबंध में ऐसे निबंधनों पर करेगा जो वह ठीक समझे। ठीक है, यानी कोई वाद मित्र के तौर पर अवैध के लिए मुकदमा लाया है, वाद मित्र के तौर पर अवैध के लिए मुकदमा लाया है, और कोई संरक्षक है जो किसी प्राधिकारी द्वारा अवैध के लिए नियुक्त है, और इस वाद मित्र के अलावा है वो मिस्टर ए वाद मित्र के तौर पर अवैध के लिए मुकदमा लिया है, और मिस्टर बी हैं जिन्हें गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंतर्गत न्यायालय ने अवैध के शरीर या संपत्ति के लिए, या शरीर और संपत्ति दोनों के लिए संरक्षक नियुक्त कर रखा है। तो मिस्टर बी आकर ए को हटाए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे कि हमें प्राधिकारी ने नियुक्त किया है, और उस दशा में न्यायालय मिस्टर ए को हटा देगा जब तक कि उसका ऐसा विचार ना हो कि नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तब तक हटा देगा, और जो खर्चे वगैरह हो गए होंगे उनके संबंध में, क्योंकि हटा रहा है तो अब तक की जिम्मेदारी तो इन्हीं की रहेगी, तो जो खर्चे वगैरह हो गए होंगे उनके संबंध में उचित आदेश पारित करेगा, लेकिन इन्हें हटा देगा। शेष हमें लगता है अब कल ही हो पाएगा, देखेंगे, बात करेंगे।